Hello everyone, welcome to Maths Fun. This is Monica and I hope you all are doing good. So in this video, we will continue our question number 21 to question number 40. So let's get started. Let's start with question number 21. What is the question? The perimeter of a semicircular protector whose radius is r is. तो ये करेंगे, ये आपको दिख रहा है, ये मैं ब्लू से जो मेंशन कर रही हूँ, ये पूरा ये लेंथ हमें फाइंड करनी है एंड ये सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है तो हमें ये स्ट्रेट लाइन इसकी लेंथ भी फाइंड करनी है. तो पेरीमीटर क्या होता है? इजी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं बाउंड्री ऑफ एनी फिगर. ऐसा फिगर है हमारे पास, इसकी हमें फाइंड करना है पेरीमीटर. तो हम कैसे इसको फाइंड करेंगे? दिस लेंथ प्लस 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 दिस एंड प्लस दिस. सो पेरीमीटर में हम क्या फाइंड करते हैं? जो ये बाउंड्री है, इस पूरी बाउंड्री की टोटल लेंथ फाइंड करते हैं. इस अकॉर्डिंग इसका पेरीमीटर क्या होगा? What is this distance? It is twice of radius. And ये जो ऊपर का पोर्शन है, ये है सेमी सर्किल का पेरीमीटर. So as we know, perimeter for a circle is 2 pi r. So it's a semicircle, means half of circle. So we will divide this perimeter by 2. 2 cancel out. So 2, it will be pi r. So pi r plus 2r, this r will be this. So which option is correct? A option is correct. It's a very easy question. बहुत easy question है, just basic है और within second you can solve this question. Question number 22. If P denotes the probability of an event E, then which option is correct? So clearly आप देख सकते हैं C option is correct because probability 1 के इक्वल हो सकती है, 1 से कम हो सकती है. एंड इस सेंड का क्या मीन्स है कि प्रोबेबिलिटी 0 से ज्यादा होगी या 0 के इक्वल होगी. तो प्रोबेबिलिटी वेरी करती है 0 to 1 के बीच में, राइट? तो ये है एक्सप्रेशन, इस तरीके से हम इसे लिखेंगे. तो प्रोबेबिलिटी कभी भी आप देखेंगे 1 से बड़ी नहीं आती है. तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से ज्यादा नहीं आती है, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आती है. एंड 0 से हमेशा बड़ी होती है, या तो 0 के इक्वल या 1 होती है. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. इन ट्रायंगल ABC, angle B is 90 degree and BD perpendicular to AC. If AC 9 centimeter and AD equals to 3, then BD is equals to. सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. रेक्टेंगल ट्रायंगल किसी क्वेश्चन में दिया होता है तो हमारे माइंड में पाइथागोरस थ्योरम आती है, तो हम यहाँ पे लगाने की सोचेंगे, पर हम इसलिए नहीं फाइंड कर सकते बिकॉज यहाँ पे हम किसी भी ट्रायंगल को देखें, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं या इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो यहाँ पर वो नहीं लग पाएगी बिकॉज एक ही साइड गिवन है, दूसरी है नहीं. तो ये तो आप छोड़ दीजिए पाइथागोरस थ्योरम. सो व्हाट इज नेक्स्ट? अगर किसी भी ट्रायंगल की साइड्स दी गई हैं और कोई अलग साइड पूछी गई है तो उस केस में हम सिमिलर ट्रायंगल यूज करते हैं बिकॉज एज वी नो इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो उनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है. इसी यहाँ पे देख लेते हैं कैसे ये दोनों ट्रायंगल ABD एंड BDC सिमिलर होंगे. तो पहले ऐसी समझ लेते हैं ये कैसे होगा. देखिए ये बड़े वाला ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल में एंड ये छोटे वाले ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे. कैसे? ABC में this angle is 90, this equals to this angle, this is also 90, and in this बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल एंड छोटे वाले इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन है. सो ए सिमिलरिटी से ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल BDC के, राइट? अब नेक्स्ट देखते हैं, ये छोटे वाले सेम जैसा हमने इसके लिए किया ऐसे छोटे वाले के लिए भी होगा. इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये 90 है और ये छोटे वाले में ये 90 है एंड ये वाला एंगल A कॉमन है. तो A सिमिलरिटी से अब हम देखेंगे ट्रायंगल ABC भी सिमिलर होगा ट्रायंगल ABD.
तो देखो ये अंडरस्टूड है, अगर ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, दोनों सेम है, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों भी सिमिलर ही होंगे। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, दिस इज द कंक्लूजन एंगल, ट्राइंगल बी डी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी डी के। तो यहाँ पे अब समझ में आ गया ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कैसे होंगे। अब ये दोनों सिमिलर हैं, तो अपनी जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, जो भी हमें चाहिए रिजल्ट, उसके अकॉर्डिंग हम साइड का रेशियो ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। पहले मैं यहाँ ट्राइंगल बी डी सी में देख रही हूँ। तो BDC में DC अपॉन, एंड ये वाला जो ट्राइंगल है ABD, इसकी साइड BD इक्वल्स टू, और हम कौन सी साइड लेंगे, ये हमने ले लिया है। देन अगेन इसी वाले BDC में BD साइड अपॉन इस वाले ट्राइंगल की AD साइड। देखिए चूज हमें जो साइड करनी है बहुत केयरफुली करनी है। इस तरीके से हमें चूज करनी है कि जो चीज हमें, जो एलिमेंट हमें फाइंड करना है, BD फाइंड करना है, वो भी इस रेशियो में आ जाए, और जो वैल्यूज हमें दी गई हैं AC, AD या DC, जो भी हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं, वो भी इस एक्सप्रेशन में आ जाए। हमें इसी तरीके से चूज करना है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं DC हमें पता है, DC 6 है, ठीक है। BD ये हमें फाइंड करना है, ये तो रहेगा। यहाँ पे भी BD है, इसे भी रहने देते, हमें फाइंड करना है। एंड AD क्या है, AD 3 है। तो अब इस एक्सप्रेशन में देख सकते हैं इसमें सिर्फ दो ही टर्म है, एक जो हमें फाइंड करना है और दूसरा जो वैल्यूज हमें दी गई हैं। तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो BD स्क्वायर equals to 6 into 3. So 6 into 3 is 18. So BD equals to under root 18 multiply by 3 to the power 2. तो under root है तो 3 इसके बाहर आ जाएगा and inside 2 रहेगा, because इसकी कोई भी पेयरिंग नहीं हुई है। तो our answer is this, B option is correct. B. The pair of linear equation 3x plus 5y equals to 3 and 6x plus ky equals to 8 do not have a solution if do not have a solution। इसकी कंडीशन क्या होती है, a1 upon a2 equals to b1 upon b2 and does not equals to c1 upon C2। तो यहाँ ऑप्शन में हमें ये वाला कंडीशन इसमें रखनी पड़ेगी, बट ऑप्शंस में आप देख सकते हैं इक्वल्स टू के 3 ऑप्शन है, या नॉट इक्वल्स टू के 2 ऑप्शन है, और नॉट इक्वल्स टू के भी 2 है। तो हमें ये पूरा ही एक्सप्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे A1 क्या होगा, 3x plus 5y equals to 3. This is A1, B1 and C1. And next expression is 6x plus ky equals to 8. So this is A2, B2 and C2. So A1 is 3 upon 6 equals to 5 upon k and does not equals to 3 upon 8. तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसे k equals to जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी, एंड फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, नॉट इक्वल्स टू वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा, 3k equals to 30, so value of k will be 10। तो ये वाला k equals to 10, एंड इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 3k equals to 40 upon 3। तो ये तो इससे डिविजिबल, इसको हटा लेते हैं, ये तो इससे डिविजिबल है ही नहीं, और ये कोई ऑप्शन भी नहीं दिया है। नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल्स टू का जो साइन है उस अकॉर्डिंग ऑप्शन बी करेक्ट है, एंड नॉट इक्वल्स टू के लिए तो जो ऑप्शन दिए वो मैच ही नहीं कर रहा है, तो ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट। 5. If the circumference of a circle increase from 2 pi to 4 pi, then its area the original area। क्वेश्चंस जब भी आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग की बात करें या कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ये एक छोटा सर्किल है, ये बड़ा सर्किल है। तो जो पहले वाला सर्किल है इसका सरकमफेरेंस
इंक्रीज फ्रॉम 2 पाई टू 4 पाई। तो इसका जो सरकमफेरेंस था वो 2 पाई था और अब ये बढ़ चुका है, वो 4 पाई हो चुका है। तो अगर सरकमफेरेंस बढ़ रहा है मींस ये वाली लेंथ अगर बढ़ रही है इसकी, तो सर्किल भी इंक्रीज होगा, राइट। तो हमें क्या फाइंड करना है, अगर इसका सरकमफेरेंस बढ़ रहा है तो डेफिनेटली इसका एरिया भी बढ़ेगा, राइट। तो पहले स्टार्टिंग में इसका एरिया कुछ था, वो हमें नहीं पता है। तो अब जो नया एरिया होगा वो कितना बढ़ेगा, वो हाफ हो जाएगा या डबल हो जाएगा, 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, ये हमें फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं। कैसे करेंगे हम कंपैरिजन, तो यहीं पर लगाते हैं C1। यहाँ पे सरकमफेरेंस गिवन है फर्स्ट वाले सर्किल का, तो हमें पता है कि सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल क्या होता है। इट इज, ये छोटा वाला सर्किल है तो इसका रेडियस होगा स्मॉल r, हम ऐसे ही लेते हैं, और बड़े वाले का रेडियस हम लेंगे कैपिटल R। so what is the formula for circumference? 2 pi r. So 2 pi small r equals to this 2 pi, and for bigger one 2 pi capital R equals to 4 pi. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर लेंगे जस्ट फॉर कंपेयरिंग। सो अगर हम इन दोनों के सरकमफेरेंस को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 पाई r अपॉन 2 पाई कैपिटल R इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 4 पाई। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, ये जो एक्सप्रेशन था इसको जस्ट मैंने डिवाइड कर दिया जस्ट कंपेयरिंग के लिए। सो ये 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड ये पाई भी कैंसिल होंगे, और यहाँ पे ये और कैंसिल होगा, इट विल बी हाफ। तो अब ये है इंपॉर्टेंट चीज, द रेशियो बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R इज हाफ, 1/2, राइट। इट मीन्स ये जो छोटा वाला सर्किल है इसकी जो रेडियस है वो बड़े वाले की जस्ट हाफ है। अब ये जो वैल्यू हमने जो कंपेयर करी, ये जो हमें रिलेशनशिप मिला, अब हम उसे यहाँ एरिया में यूज करेंगे। कैसे, सेम हम एरिया, यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ये छोटे वाले के लिए फॉर्मूला होगा पाई r स्मॉल r स्क्वायर, एंड जो बड़ा वाला इसके लिए होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर। सेम चीज हम करेंगे, दोनों को डिवाइड करते हैं। तो पाई कैंसिल आउट। अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, इसका मैंने एक साथ होल स्क्वायर लिख लिया बिकॉज दोनों के ऊपर ही स्क्वायर है, तो मैंने इसको कॉमन लिख रही हूँ। तो r/r यह भी हमने फाइंड किया था, इट विल बी हाफ, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4। इट मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 1/4। अगर मैं इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे लिख रही हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय a1 इक्वल्स टू a2, राइट। ये आ रहा है, मैं यहाँ पे एक बार फिर लिख रही हूँ, a2 इक्वल्स टू 4a1। देखिए अब इस एक्सप्रेशन को गौर से देखिए, हमें a2 के बारे में ही जानना था कि a2 अब पुराने वाले a1 का कितने टाइम्स है, कितने टाइम्स ज्यादा है या कितने टाइम लेस है, राइट। तो अब यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है जो a2 जो नया एरिया आया है वो पुराने वाले एरिया का 4 टाइम्स है। इट मीन्स अगर पुराना वाला एरिया 2 है तो नया वाला एरिया क्या होगा, 8। अंडरस्टूड नाउ? तो इस अकॉर्डिंग आर डी ऑप्शन इज करेक्ट। 26 साइन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है a अपॉन b, एंड हमें फाइंड करनी है टेन थीटा की वैल्यू। तो बहुत सिंपल है, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू तो हमें गिवन है a अपॉन b, यहाँ पे इसको रख लेते हैं और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कॉस थीटा कैसे आएगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला हम फॉलो करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो इस अकॉर्डिंग साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, p अपॉन h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है, एंड यहाँ पे अगर मैं इस एंगल ऑफ रेफरेंस ये लेती हूँ तो उस केस में परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल के फ्रंट वाली साइड, दैट इज ए, एंड बेस
यहाँ पे हाइपोटेनस क्या होगा, b। तो हमें फाइंड करनी है थर्ड साइड, बिकॉज cos थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो b है, बस हमें बेस फाइंड करना है। तो बेस की वैल्यू होगी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ पे मैंने पाइथागोरस लगाया है और कुछ भी नहीं किया। तो अब यहाँ पे मैं cos थीटा की वैल्यू लिख लेती हूँ। cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इज अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b। तो ये पूरा फ्रैक्शन में आ रहा है। देखिए ऊपर नीचे दोनों फ्रैक्शन की वैल्यू है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो मैं थोड़ा इसे इजी तरीके से कर लेती हूँ। आपने पहले भी ये पढ़ा होगा, जब भी दो फ्रैक्शन डिवाइड होते हैं तो हम उन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं और नीचे वाले जो फ्रैक्शन है इसको रेसिप्रोकल इसका हो जाता है। तो ये रेसिप्रोकल हो गया है, b कैंसिल आउट, राइट। सो देखिए a अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कौन सा ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। ओके तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत करिएगा, बिकॉज ए सबसे लॉन्गेस्ट साइड नहीं है, लॉन्गेस्ट साइड इज बी। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही होगा। तो उस अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। इफ x इक्वल्स टू 2 sin square theta and y equals to 2 cos square theta plus 1 then x plus y। so इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है कि हमें क्या करना है। जो दोनों वैल्यूज दी हैं x और y की हैं, इनको हम ऐड करते हैं। पता है ट्रिग्नोमेट्री की एक खासियत होती है, बहुत बार देख के हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि अब हमें क्या करना है। हम पूरी प्लानिंग नहीं कर पाते क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बट एक बार आप ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट कर दीजिए करना, चाहे वो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है कुछ भी। तो बहुत बार ऐसा होता है हमें एक पिक्चर क्लियर नहीं होती कि आगे करना क्या है, बट जब एक बार हम स्टार्ट करते हैं ना तो वो फ्लो बन जाता है। वो धीरे धीरे देखते ही देखते आपको पता भी नहीं चलेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बस यही, ज्यादा देखकर आपको सोचना नहीं है, कैलकुलेशन माइंड में नहीं करनी है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा और किस तरीके से करेंगे। आपको जस्ट स्टार्ट करना है क्वेश्चन। अब इसी वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं, इन दोनों जो ये टर्म्स हैं इसमें 2 कॉमन है, तो 2 बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए अंदर क्या है, अंदर फर्स्ट आइडेंटिटी, सो वैल्यू ऑफ दिस विल बी 1, सो इट विल बी 3 plus 1, sorry, it will be 2 multiplied by 1, 2 plus 1 equals to 3, so A option is correct. Question number 28. If the difference between the circumference and the radius of a circle is 37 centimeter, pi is this, the circumference of the circle is। तो यहाँ पे सबसे पहले ज्यादा नहीं सोचना है, हमें जो भी गिवन चीजें वो लिख लेते हैं। circumference, the difference between circumference and the radius of a circle equals to 37। अब सर्कमफेरेंस की हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं 2 pi r माइनस r इक्वल्स टू 37, ये गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, सर्कमफेरेंस ही फाइंड करना है। तो सर्कमफेरेंस तो हम फाइंड कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है, हमें r की वैल्यू नहीं पता है। तो ये जो भी एक्सप्रेशन दिया है यहाँ से हमें r की वैल्यू निकालनी है, फिर हम सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे। तो थर्ड यहाँ पे r दोनों के पास है, कॉमन ले लेंगे बाहर। अब हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। मैं सारी कैलकुलेशन जो भी है ये पाई वगैरह में लास्ट में ओपन करूंगी। तो यहाँ पर 37 लिख लेते हैं और यहाँ पे 2 पाई माइनस 1, तो ये r इक्वल्स टू 37 डिवाइडेड बाय 2 पाई माइनस 1। तो यहाँ पे मैं 2 पाई माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेती हूँ। 2 इंटू 22/7 माइनस 1। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 44 minus 7, राइट। तो ये इसकी वैल्यू आ गई है
37 तो न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में आया 37 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे ये जो 7 है ये चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें मिल गया है। तो आप ऐसे मत करिएगा कि r देखा यहाँ पे 7 आ रहा है क्लिक करेंगे, नहीं, आपको फाइंड करना है यहाँ पे सर्कमफेरेंस। तो अभी ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, आपको 2 पाई r फाइंड करना है। So 2 multiply by 22 divided by 7 multiply by 7. 7 cancel out, so it will be 44. So B option is correct. Question number 29. The least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10. देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें एक लीस्ट नंबर फाइंड करना है। ये एक नंबर है, यहाँ पे लीस्ट नंबर होना चाहिए दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स। तो ये नंबर जो हमें फाइंड करना है ये किस किस से डिविजिबल होना चाहिए, ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। बोथ इंक्लूसिव लिखा है, मीन्स हमें 1 और 10 को भी इंक्लूड करना है। तो हमें वो नंबर फाइंड करना है जो इन सारे लीस्ट नंबर, तो हमें वो लीस्ट नंबर फाइंड करना है जो इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाए। तो हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो वो हमारा निकलेगा एलसीएम से। हमें ये सारे नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। रिमेंबर, जब भी हम ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन करते हैं, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, 1/4 1/4 and 1/8 या 3/2, राइट, इनको हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे हम इनका एलसीएम, हमें 482 का एलसीएम हमें लेना होता है। तो अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो क्या आएगा, तो एलसीएम क्या है 8। तो अब आप देखिए ये 8 इज द लीस्ट नंबर, 8 is the least number which is divisible by all these 3 numbers। अगर हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर मैं इसको 8 से करती हूँ तब तो ये पूरा 1 टाइम्स पूरे डिविजिबल है। अगर मैं इसको यहाँ पे करती हूँ 2 से तो भी ये कंप्लीटली डिविजिबल है, राइट। तो इस तरीके से जब हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जो सारे नंबर, उन सारे नंबर से डिविजिबल हो, लीस्ट नंबर होना चाहिए, तो उस केस में हम एलसीएम ही फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इन तीनों का एलसीएम लिया, 8 आया, तो अब ये 8 इन तीनों नंबर से डिविजिबल है। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आपको लगाना है कि यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है। तो अब एलसीएम है तो एलसीएम आप फाइंड कर सकते हैं, इट विल टेक टाइम बट इट्स ओके। तो अब हमें क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आया 8 and this is 9 and this is 35। Answer is 2520। तो C ऑप्शन इज करेक्ट। तो अब देखिए जो 2520 ये जो नंबर है, इस नंबर को अगर आप डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से तो ये सबसे डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 30। 3 bells ring at interval 4, 7, 14, all 3 ring at 6 AM, when will they ring together again? इस टाइप का क्वेश्चन आप देख चुके हैं, अब फर्स्ट चैप्टर में है आपका। उसमें कुछ ऐसा था कि प्लेयर्स हैं वो सर्कुलर ग्राउंड में दौड़ रहे हैं और कितने एक साथ उन्होंने स्टार्ट किया है, अलग अलग स्पीड है, तो कितने टाइम बाद वो मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है। यहाँ पे हमारे पास 3 बेल्स हैं, 1 2 3, तो ये तीनों की तीनों स्टार्ट हो रही हैं 6 AM पे और इनके बीच इंटरवल है 4 minutes, 7 minutes and 14 minutes, राइट। तो हमें बताना है कि कितने टाइम बाद ये फिर से बजेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या फाइंड करते हैं, हम एलसीएम फाइंड करते हैं। जो भी वैल्यू आएगी वो 14 मिनट्स के बाद की वैल्यू आएगी। तो और ये भी हम नहीं लेंगे। अब बचा हमारा 28 and 25, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे 4, 7 and 14। तो ये क्या आ रहा है, एलसीएम इज 28। तो
ये आपका होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 6:28 AM पे ये तीनों बेल एक बार फिर से रिंग करेंगे। तो ये दोनों ऑप्शंस तो कैंसिल हो गए, मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया था कि 4, 7 एंड 14 जो भी वैल्यू आएगी वो इससे बड़ी आएगी, इसके बाद की आएगी। तो और हमने फाइंड करके भी देख लिया कि एलसीएम क्या होगा 28। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। फादर, what is the age of a father if the sum of the ages of a father and his son in years is 65 and twice the difference of their ages in year is 50? देखिए इसमें हमें फाइंड करना है, फादर की एज फाइंड करनी है। तो सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं द एज ऑफ फादर, यहाँ पे हम ले लेते हैं एज ऑफ फादर इज x years एंड द एज ऑफ सन इज y year। तो फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन आएगी फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से आएगी, सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 65। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन देखिए, दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस तो चाहिए ही। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गई है। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। एंड द ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस मीन्स इन दोनों की एजेस का डिफरेंस करेंगे फिर उसे ट्वाइस करेंगे। तो सबसे पहले किसकी एज आएगी, जब भी हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो बिगर नंबर पहले आता है, तो फादर की एज आएगी पहले क्योंकि फादर की एज सन की एज से बड़ी होगी। सो x माइनस वाई हम लिखेंगे, देन ट्वाइस करेंगे इसका एंड इट इज इक्वल्स टू 50। अब ये हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 50। तो ये सेकेंड इक्वेशन है हमारी। अब यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूँ, उसके लिए मुझे इसके कोफिशिएंट्स इक्वल करने पड़ेंगे। यहाँ पे इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या होगी, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू दिस 65 मल्टीप्लाई बाय 2 130। तो ये इक्वेशन 1 ही है, इसको जस्ट मल्टीप्लाई किया है एंड ये जो सेकंड है हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको, ये दोनों सेम है, अपोजिट साइन है, इनको ऐड कर लेंगे। ये 4x होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 180। तो x इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 4। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो बस मैंने जैसे कहा कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए। पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसको मैं स्क्वायर नहीं कर रही हूँ, पहले मैं इसे और सिंप्लीफाई कर रही हूँ। जितना ज्यादा सिंपल होगा उसका स्क्वायर करके जो वैल्यू आएगी उतनी सिंपल आएगी। तो टेन थीटा को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और अंदर जो कॉसेक है ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इसे मैंने ऐसे लिख लिया है। एंड यहाँ पे साइन थीटा एंड सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। मैंने देखिए सारी चीजें साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दी हैं, जिससे अगर कोई चीज कैंसिल होनी हो तो वो हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बचा, 1 बाय कॉस थीटा होल स्क्वायर एंड यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब मैं ये ब्रैकेट हटा रही हूँ यहाँ से, ये क्या होगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे सिंपल सा एलसीएम ले लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। सिंपल सा एलसीएम ले लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा दोनों डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है और न्यूमिनेटर में आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसे और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है ये फर्स्ट आइडेंटिटी बेस है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी कॉस स्क्वायर थीटा फर्स्ट आइडेंटिटी। देन दोनों सेम वैल्यू आ गई, कैंसिल हो गई, आंसर क्या आया 1। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर ऐसे इजी से ही आते हैं, तो 1 आता है, 2 या 0 या कुछ माइनस में, ऐसे ही सिंपल से आंसर आते हैं इसके। सो 32 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स are 26 centimeter,
and 39 centimeter. The ratio of their area will be. तो फर्स्ट वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर है 26 सेंटीमीटर, सेकेंड वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर है 39 सेंटीमीटर. द रेशियो ऑफ देयर एरिया विल बी. तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा हमें वो फाइंड करना है. जो पढ़ी है बुक में थ्योरम, उस अकॉर्डिंग क्या है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो क्या किसके इक्वल होता है, उनकी साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है. मींस होगा आपका AB अपॉन ED इक्वल्स टू BC अपॉन EF इक्वल्स टू AC अपॉन DF. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर वो दोनों सिमिलर हैं उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है. बट यहाँ पे हमें साइड्स नहीं दी गई है, हमें पेरीमीटर दिया गया है. तो हमें पेरीमीटर के बारे में सोचना है कि पेरीमीटर और ये जो साइड्स का रेशियो है इनमें क्या रिलेशनशिप होगा. हम इस चीज से पेरीमीटर में रिलेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं. देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेती हूँ यहाँ पे. जो सिमिलर जब ट्राइंगल होते हैं उनकी साइड्स इक्वल नहीं होती है, उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है. इस सिंपल से एग्जांपल लेते हैं. सपोज AB अपॉन DE है 1/2. ओके, इन दोनों में जो रेशियो है कितना है 1:2, 1/2. एंड वही रेशियो BC और EF में भी होगा. हो सकता है ये 4 हो और ये 8 हो, राइट. BC हो 4 एंड ये है 8, ये भी हो सकता है. और वही रेशियो इन दोनों में भी होगा. तो ये हम ले सकते हैं कि ये अगर 3 है तो ये क्या होगा 6, राइट. ऐसा हो सकता है. तो यहाँ पे क्या चीज सेम है, देखिए रेशियो सबका सेम आएगा. ये कैंसिल हो रहा है, ये भी हाफ में कन्वर्ट हो रहा है और ये भी हाफ में ही कन्वर्ट हो रहा है. तो रेशियो तो सबका सेम है, सारी साइड्स का रेशियो सेम है. तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालती हूँ, फर्स्ट वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालती हूँ 1 + 3 + 4, राइट. और यहाँ पे मैं सेकेंड वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर निकाल रही हूँ 2 + 6 + 8. ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं. तो ये हो रहा है आपका 8 एंड ये होगा आपका 6 7 8 + 8 16. तो अब आप यहाँ पे देखिए जो इसका पेरीमीटर है दोनों ट्राइंगल का, ये इनका रेशियो क्या है 8 / 16. सो दैट इज अगेन 1/2, राइट. तो इससे क्या प्रूफ होता है कि एरिया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इक्वल्स टू रेशियो ऑफ द पेरीमीटर. ओके, क्लियर नाउ. अब हमें पता चल गया है कि इसमें क्या रिलेशनशिप होता है. तो हमें यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट पेरीमीटर फर्स्ट ट्राइंगल का है 26 एंड सेकेंड ट्राइंगल का है 39. बस इसको इसके इक्वल रख देना है. क्योंकि देखिए आप कुछ भी एग्जाम्पल लेंगे जैसे मैंने आपको समझाया तो उस अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू भी हमेशा यही आएगी. तो अगर साइड्स नहीं दी गई है, पेरीमीटर दिया गया है, तो आप सीधे उसको रख दीजिए, आंसर आ जाएगा. P2 आ रहा है 2/3, राइट. तो इसका हम होल स्क्वायर करेंगे बिकॉज यहाँ पे A1/A2 जो एरिया का रेशियो होता है वो यहाँ पे मैंने लिखा है ना साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है. यहाँ पे मैं स्क्वायर लिखना भूल गई थी, ठीक, स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट. एंड जो पेरीमीटर का रेशियो है वो साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है, राइट. तो अगर इसका स्क्वायर हम ले रहे हैं तो पेरीमीटर का भी हम स्क्वायर ही लेंगे. तो यहाँ पे P1/P2 होल स्क्वायर. तो ये क्या आ रहा है 2/3 होल स्क्वायर. सो इट विल बी 4/9. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. 34. There are 20 vehicles, cars and motorcycle in a parking area. If there are 56 wheels together, how many cars are there? देखिए क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, क्या है टोटल 20 व्हीकल हैं. यहाँ पे मैं एक इजी सा फ्लो चार्ट बना रही हूँ. 20 व्हीकल हैं, उसमें कुछ कार है और कुछ मोटरसाइकिल्स है.
इफ देयर आर 56 व्हील्स टुगेदर, तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कार्स में कितनी व्हील्स होती है। कार्स में 4 व्हील्स है एंड मोटरसाइकिल में 2 व्हील्स है एंड टोटल नंबर्स ऑफ व्हील्स यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ, हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी कार्स। सपोज x cars are there, x numbers of cars and y numbers of motorcycles are there। तो यहाँ पे हमारे 2 वेरिएबल्स हैं, तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन बनानी ही है एंड टोटल 20 व्हीकल्स हैं। तो अगर टोटल नंबर्स ऑफ कार्स x हैं एंड टोटल नंबर्स ऑफ मोटरसाइकिल y हैं, तो टोटल नंबर्स ऑफ व्हीकल्स 20 है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है एंड सेकंड कैसे आएगी, और हमें क्या दिया है, टोटल व्हील्स दिए 56 व्हील्स है। तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं टोटल कार है x, तो 1 कार, अगर एक कार में 4 व्हील्स हैं तो x कार में कितनी व्हील्स होंगी, दैट विल बी 4x। तो 4x प्लस सेम यहाँ पर होगा, एक मोटरसाइकिल में 2 व्हील्स है, सो y मोटरसाइकिल में कितनी व्हील्स होंगी, दैट विल बी 2y। तो टोटल नंबर्स ऑफ व्हील्स आर 56। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब इसे मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए मैं इसके कोफिशिएंट इक्वल करूंगी, तो मैं y के कोफिशिएंट इक्वल कर रही हूँ, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 एंड 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 56। यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं, ये पूरा कैंसिल, माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 2, सो x इक्वल्स टू 8। तो हमें x ही फाइंड करना है, नंबर्स ऑफ कार्स ही फाइंड करना है, इससे हमें y फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो वैल्यू ऑफ x क्या आ रही है, 8 आ रही है। सो 34 A ऑप्शन इज करेक्ट। देन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट, तो ये 15 मीटर जा रहा है वेस्ट एंड देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ। अब यहाँ पर 15 मीटर ड्यू वेस्ट एंड 8 मीटर ड्यू नॉर्थ। अब यहाँ पर है वो हमें फाइंड करनी है स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डिस्टेंस, मीन्स हमें ये फाइंड करना है x, राइट। तो टाइप के क्वेश्चंस में पाइथागोरस थ्योरम ही लगती है। तो x हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे सिंपल सी फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर आपको ट्रिक बताई थी, अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस देखे हैं उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई है। जैसे यहाँ पे 15 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 5 से 25 एंड देन वी विल मूव टू दिस वन। तो 1 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 2, फिर हम इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 2, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ट्रिक उन्हीं 2 डिजिट नंबर पे फॉलो होती है जिनकी यूनिट डिजिट 5 हो। तो यहाँ पे हमने इसे डायरेक्ट लिख दिया, दैट 5 + 4 is 9, 6 + 2 8 and this 2, so 289, x equals to √289। सो आंसर क्या होगा 17, ये किसका स्क्वायर है 17 का, तो 35 सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन altitude of an equilateral triangle of side 8 cm का। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, what is the length of altitude, मीन्स हमें ये h फाइंड करना है। BC इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे एल्टीट्यूड आ रहा है, हम यहाँ पे एल्टीट्यूड यूज कर रहे हैं। तो एल्टीट्यूड कहाँ पे कैसे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि गिवन वैल्यूज और जो मिसिंग वैल्यूज हैं उनको हम यूज कर सकें। तो यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, area of equilateral triangle is √3/4 into side square। तो बच्चों ये फॉर्मूला आप अभी लर्न कर लीजिए अच्छे से, बिकॉज ये फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है कि आप एग्जाम में अगर रिवाइज भी कर रहे होंगे ना फॉर्मूला, तो हो सकता है ये मिस हो जाए, क्योंकि ऐसा बुक में किसी पर्टिकुलर साइड ये फॉर्मूला गिवन नहीं है, बट ये यूज बहुत जगह होता है, तो इसको आप अभी याद कर लीजिए। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस, एंड जनरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। तो हम यहाँ पे दोनों को लेंगे, दोनों सेम ही वैल्यू देंगे, तो हम यहाँ पे दोनों को इक्वल ले रहे हैं, राइट। तो इसके, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, एरिया इक्वल्स टू दिस,
एंड अंडर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब जो मिसिंग वैल्यू है वो भी इस एक्सप्रेशन में इंक्लूड हो जाएंगे और गिवन वैल्यू भी। बेस हमारा कितना होगा, बेस ये हमारा पूरा है, ये 8 है, ये हमें गिवन है। और हाइट तो हमें फाइंड ही करनी है, अंडर रूट 3/4 इनसाइड अगेन हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए ये सारी चीजें गिवन है, बस h ही मिसिंग है, तो इजीली फाइंड हो जाएगा। ये 4 आया और ये भी कैंसिल होगा, 4h इक्वल्स टू अंडर रूट 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो 4h इक्वल्स टू 16 अंडर रूट 3। So h equals to 16 under root 3 divided by 4. So 4 under root 3. Which option is correct? Option C is correct. If the letter of the word Ramanujan are put in a box, one letter is drawn at random, the probability that the letter A is, बहुत easy है, probability में simple आपको favorable outcomes लिखने हैं न्यूमरेटर में, then टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम कितने हैं इसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सिंपल यहाँ पे 9 लिख लीजिए। एंड ए लेटर फेवरेबल आउटकम, तो हमें जब हम कोई भी लेटर ड्रॉ करेंगे तो ए आने के चांसेस कितने हैं, 1 2 3 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/3। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो area of a sector of a circle is 1/6 of the area of a circle। गया है एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये एक सेक्टर है, ठीक है, इसका एरिया किसके इक्वल है, 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, ओके, एंड एरिया ऑफ, यहाँ पे एयर लिख रही हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर। तो फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ दिस माइनर आर्क, मीन्स हमें ये एंगल थीटा फाइंड करना है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले हमें पता है, सेक्टर का भी एरिया हमें पता है और सर्किल का एरिया भी। तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, ये दोनों में लेंथ ऑफ आर्क में भी यूज हो जाएगा, राइट, और सिंपल सा फॉर्मूला है 1/6 इंटू एरिया ऑफ सर्किल हमें पता है पाई आर स्क्वायर अगेन। तो देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, सेम सेम है, तो हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एंड अब यहाँ पे 1/6 आएगा और ये 360 जब इक्वल के इस साइड जाएगा इट विल बी मल्टीप्लाई। तो वैल्यू ऑफ थीटा क्या है यहाँ पे 60, बी ऑप्शन इज करेक्ट। Stick 20 meter long cast a shadow 10 meter long on the ground. At the same time, a tower cast a shadow 50 meter long. What is the height of the tower? ये क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है कि आपने नहीं किया होगा, बट ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे एक वर्टिकल स्टिक है that is 20 meter long. Cast a shadow of 10 मीटर, ठीक है, तो यहाँ पे सन है, तो यहां से इसकी शेडो आ रही है, तो ये शेडो कितनी है 10 मीटर। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 50 मीटर, यहीं पर एक टावर है, इसे मैं थोड़ा सा अलग बना रही हूँ। तो यहाँ पर इसकी शेडो की लेंथ गिवन है दैट इज 50 मीटर। आपको क्या फाइंड करनी है, आपको फाइंड करनी है हाइट ऑफ टावर। देखिए यहाँ पे जो स्टिक थी उसकी जो हाइट है वो शेडो की हाइट की जस्ट डबल है। तो यहाँ पर शेडो की हाइट क्या है 50, तो जस्ट डबल यहाँ पे भी जो टावर की हाइट होगी ये भी क्या होगी 50 की डबल, दैट इज 100। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। What is the solution of the pair of linear equation 37x plus 43y equals to 123, and second is 43x plus 37y equals to 111। देखिए ये बहुत स्पेशल
इक्वेशंस हैं ये आपने देखी हैं, अब समझ गए होंगे इसको किस तरीके से करना है। इसमें जो x का कोएफिशिएंट है दूसरी इक्वेशन में वो y का कोएफिशिएंट होगा, और यहाँ पर पहली इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है वो दूसरी में x का कोएफिशिएंट होगा। तो इसको फाइंड करने का एक सिंपल सा मेथड है, बिकॉज अगर हम एलिमिनेशन से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम सिंपल सा क्या करते हैं, पहली बार हम इन दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं 80x। अभी आपको पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए हमने इसलिए किया बिकॉज ये दोनों वैल्यू जिससे सेम आ जाए। तो 80 कॉमन x प्लस वाई इक्वल्स टू 240। तो ऐड करके हमें मिल गया है x प्लस वाई। 240 डिवाइडेड बाय 80, 0 0 कैंसिल, 3 times. So x plus y is 3. This is our first equation. Sorry, third equation. Because first तो ये है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों जो एक्सप्रेशन है इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, राइट। तो मैं यहीं पे सब्सट्रैक्ट कर रही हूँ, चलिए मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। तो दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन। अब एक इक्वेशन ये है। अब इजीली इन दोनों को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का यही मेथड है, सिंपल सा। पहले ऐड करिए देन सब्सट्रैक्ट करिए। सो 2y इक्वल्स टू 4, सो y इक्वल्स टू 2। तो बट देखिए ये नहीं होगा, 2 हैं तो हमें x तो निकालना ही पड़ेगा। तो किसी भी एक एक्सप्रेशन इसमें रख लेते हैं। अगर y 2 है तो x क्या होगा, 3 minus 2, so that is 1. So option D is correct. That's all for today. आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।